Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का लेक्चर एडजेक्टिव्स का थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। पिछले दो वीडियोस जा चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग जाइए उसको देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, उसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। उसमें हम लोग डेली जो वीडियो जाता है उसके ऊपर बेस्ड उस रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस का 1 घंटे का क्विज होता है पर सब्जेक्ट, उसमें भी आप लोग जुड़िए, वहां पर भी एक्टिव रहिए। सो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स का थर्ड पार्ट, तो बचे हुए जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन दोनों वीडियोस में मैंने एडजेक्टिव्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और बहुत सारे रूल्स के बारे में भी डिस्कशन किया है। तो मेरा पैटर्न रहता है, जैसा आपको पता है, कि पिछले वीडियो का इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें। चलिए तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर। फर्स्ट, रोहन इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर दैन सुरेश। अब इसमें एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है एज फास्ट एज, और इस पैटर्न के बारे में बात की है पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। तो हम लोग एज फास्ट एज और जब भी उसके साथ और, यानी कि या तो उसके बराबर है या तो उससे ज्यादा, या तो उसके बराबर है या तो उससे कम है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जो दूसरा वाला एज होता है उसको मिस कर देते हैं। तो उस केस में क्या होना चाहिए, रोहन इज as fast और perhaps faster than सुरेश। तो 3 और 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहली चीज हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसमें कहीं पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है कि नहीं। इंप्रूवमेंट का स्कोप अगर नहीं है तो भैया एज इट इज नो इंप्रूवमेंट मार्क कर देंगे, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो राइट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, एज फास्ट एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज फास्ट और परहैप्स फास्टर दैन सुरेश। इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन या तो उसके बराबर फास्ट है या तो उससे ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो सब लोग ध्यान दीजिए। इजी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले 3-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन टफ कुछ नहीं होता, जैसा मैंने इंग्लिश बताया। इंग्लिश में सिर्फ प्रेजेंटेबिलिटी मैटर करता है। आपके सामने जो सवाल प्रेजेंट कर दिया गया है वो सवाल अगर टफ वे में प्रेजेंट किया गया है तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर इजी वे में प्रेजेंट किया गया तो इजी हो जाएगा। अब इसी एज फास्ट एज को मैं किसी और तरीके से लंबे से सेंटेंस में कर देता फ्रेम, तो वो डिफिकल्ट हो जाता। देखिए इस क्वेश्चन को लिखा है, श्रेय हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज गॉट मच मनी। श्रेय के पास बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि उसके पास काफी पैसा है, ज्यादा पैसा है, बहुत पैसा है। आप कुछ चीजें सेंस लगाइए, कुछ चीजों में कॉमन सेंस लगता है। श्रेय के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं क्योंकि उसके पास थोड़ा पैसा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। फ्रेंड्स ज्यादा है और पैसा कम है, ऐसा नहीं होता है। जनरली इसके पास बहुत पैसा होता है, वहीं पर हम लोग फ्रेंड्स की ज्यादा तादाद पाई जाती है। तो अगर मैं कहूं तो श्रेय हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज गॉट मच मनी, तो मच एक लिमिटेशन को सेट करता है, साथ साथ अनकाउंटेबल चीजों के साथ यूज होता है। तो अनकाउंटेबल चीजों के साथ यूज तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसका सेंस नहीं बन रहा है। 4 ऑप्शंस में से नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा क्या, अ लॉट ऑफ मनी। तो उसके पास बहुत पैसा है इसलिए उसके पास ढेर सारे फ्रेंड्स है। तो राइट ऑप्शन शैल बी श्रेय हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से डिस्क्लेमर, पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, गो एंड वॉच इट। मच, मेनी एंड ऑल। नॉट मेनी, स्टिल, ब्लैंक केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बीइंग टेस्टेड इन द लैबोरेटरी। अ लिटिल, फ्यू, लिटिल वगैरह वगैरह के बारे में मैंने डिस्कशन किया पिछले वीडियो में, जाकर देख लो। फिर से बार बार कह रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकरी है। देखो क्या कह रहा है, शुरुआत में कह रहा है नॉट मेनी। नॉट मेनी का मतलब हुआ ज्यादा नहीं है, ठीक। पहले ही उसने इंडिकेशन दे दिया कि ज्यादा नहीं। स्टिल का मतलब फिर भी, फिर ब्लैंक, केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बीइंग टेस्टेड इन द लैबोरेटरी। अब सेंस समझो, कह रहा है ज्यादा नहीं है फिर भी काफी है, फिर भी काफी है, या फिर मैं ये कहूंगा ज्यादा नहीं है फिर भी बहुत कम है। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कभी हम ये नहीं सुनते हैं कि ज्यादा नहीं है फिर भी बहुत कम है। हम लोग जनरली क्या सुनते हैं, ज्यादा नहीं है फिर भी काफी है। तो जब काफी है उस सेंस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास 2 शब्द हैं, फ्यू है और लिटिल है। फ्यू लिटिल में क्या डिफरेंस,
काउंटेबल अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो फ्यू, अनकाउंटेबल है तो लिटिल, लेकिन दोनों में 3 शब्द आते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। जब भी कोई चीज नेगेटिव सेंस में होता है तो वो क्या होता है, लिटिल या फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ज्यादा होता है जिससे काम हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव वे में, तो हम लोग अ लिटिल या अ फ्यू का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव वे में? ऑब्वियसली पॉजिटिव वे में। कह रहा है बहुत तो नहीं है लेकिन फिर भी केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस का टेस्ट चल रहा है। अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। देखो क्या लिखा है, कॉम्बिनेशंस आर बीइंग टेस्टेड। अगर कॉम्बिनेशंस लिखा है तो कॉम्बिनेशंस प्लूरल हुआ। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर प्लूरल है तो काउंटेबल चीज का ही ना प्लूरल होता है बेटा। जो चीजें काउंटेबल नहीं होती उसको प्लूरल नहीं होता है। जैसे एयर, एयर का प्लूरल हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वाटर उसका प्लूरल नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस है तो प्लूरल, अगर प्लूरल है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, फ्यू के साथ और अ फ्यू के साथ, दोनों में से कोई एक। अब चूंकि ये पॉजिटिव वे में तो किसके साथ जाएंगे, अ फ्यू। तो होना क्या चाहिए, नॉट मेनी, स्टिल अ फ्यू केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बीइंग टेस्टेड इन द लैबोरेटरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Most minerals are abundant in nature, but a little metals are precious and rare. इस क्वेश्चन को उठाऊंगा और आज एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट मिनरल्स आर अबंडेंट। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट का और एरर डिटेक्शन का, जिसमें आपको डायरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना रहता है किस सेंटेंस में एरर है। तो मैंने 4-5 सेंटेंसेस लिखे, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। लिखा है मोस्ट मिनरल्स, मिनरल का प्लूरल मिनरल्स होता है, बिल्कुल सही है। आर अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं नेचर में, ठीक। बट अ लिटिल मेटल्स आर प्रेशियस एंड रेयर। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेशियस होते हैं और रेयर होते हैं। फिर से जो पिछले क्लास में पढ़ाया था, डिफरेंस क्या है लिटिल और फ्यू में। लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल। यहां पे चेक करो, मेटल के पहले क्या लिखा है, लिटिल। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लिटिल के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक। मेटल का प्लूरल मेटल्स होता है और मेटल्स के साथ हम लोग हमेशा फ्यू का या अ फ्यू का यूज करेंगे, लिटिल का नहीं करेंगे। तो लिटिल इज रॉन्ग। होना क्या चाहिए, मोस्ट मिनरल्स आर अबंडेंट इन नेचर बट अ फ्यू मेटल्स आर प्रेशियस एंड रेयर, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। नॉट मच, फिर से नॉट मच, लॉजिक, नॉट मच मतलब बहुत ज्यादा नहीं। फिर लिखा है स्टिल अ फ्यू केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बीइंग टेस्टेड इन द लैबोरेटरी। देखो अब यहां पे क्या किया है, वही क्वेश्चन को जो पहले पूछा गया था उसको मैंने क्या कर दिया है, एरर डिटेक्शन में फॉर्म कर दिया है। कोशिश करिए फाइंड आउट करने की, वो वीडियो को पॉज करिए और खुद से अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए हम लोग देखते हैं। नॉट मच, स्टिल अ फ्यू केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बीइंग टेस्टेड इन द लैबोरेटरी। क्या इसमें कोई एरर है? जरूरी नहीं कि हर बार आपको एरर मिल ही जाए, कभी कभी क्वेश्चंस नो एरर का भी तो आता है। तो इसलिए दिया है कि आप इस चीज से वाकिफ रहें कि हर बार एरर खोजना जरूरी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एरर है, सब लोग मुझे फॉलो करने लगे, सब इस क्वेश्चन में एरर है, घूमिए मत, ठीक। लिखा है नॉट मच, फिर से देख लो, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। मच और मेनी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मच इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ, ठीक, और ये किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं मैनी, और अनकाउंटेबल के साथ मच। नॉट मच का मतलब काफी नहीं। तो काफी किस चीज के बारे में, जो भी चीज आगे बात होगी, जिस भी चीज के बारे में ये मच लिखा गया है वो या तो काउंटेबल होगी या तो अनकाउंटेबल होगी। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल हुई तभी हम मच का यूज कर सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है, अ फ्यू केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अ फ्यू केमिकल कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे जाकर के भी पीछे एरर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो नॉट मच की जगह क्या होना चाहिए, नॉट मैनी, स्टिल अ फ्यू केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बीइंग टेस्टेड इन द लैबोरेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को सब लोग पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही अभी। लिखा है इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, take as many as you can along with you, empathy and a bit of loving detachment। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है, हाई लेवल मतलब सीजीएल मेंस या पीओ मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। अगेन जो पिछले क्वेश्चन में एरर था वही यहाँ पे हिंट दे दिया है, वीडियो को पॉज करके खोजने की कोशिश करिए। मच मैनी वाला डिफरेंस है, मैं बता देता हूं। देखिए लिखा है कि योर रोल, यानी कि सेकंड वाले में आइए, सेकंड पोर्शन में आइए, सेकंड सेक्शन में लिखा है योर रोल द बेस्ट यू कैन, टेक एज मेनी एज यू कैन।
एज मेनी एज यू कैन। देखो जब भी ये शब्द आ जाए ना बेटा, मच या फिर मेनी, इन जब भी ये आए तो इनका खोजने की कोशिश करना कि किसके वजह से लगे हैं। कोई भी एडजेक्टिव बिना किसी वजह से नहीं लगता है, वो किसी न किसी चीज के वजह से ही लगेगा, बिना वजह के वो नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे मच लगा है तो किसी न किसी चीज के लेवल को बता रहा है, कम बेसी ज्यादा जो भी। लिखा है टेक एज मेनी एज यू कैन अलोंग विथ यू। फिर आगे लिखा है एम्पैथी एंड अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी, ये सबने शब्द सुना होगा सिंपैथी, इसी से जुड़ा हुआ शब्द है एम्पैथी। जब भी हम लोग किसी को इमोशनली उसके साथ खड़े होते हैं तो वो हम लोग कहते हैं सिंपैथी। जैसे किसी के घर में कोई डेथ हो गई या आपके फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप अपने दोस्त से जाकर के सिंपैथी देते हैं, वहां पे आप एम्पैथी नहीं देते हो। लेकिन अगर आप किसी को जाकर के प्रोफेशनली मिलते हो और उसको सांत्वना देते हो तो वो क्या कहलाता है? एम्पैथी। ठीक है, प्रोफेशनली जब हम किसी को देते हैं, जैसे आपने कस्टमर केयर में कॉल किया होगा, कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद जब आप प्रॉब्लम बताते हो तो वहां से बोलता है सर माफी चाहूंगा। क्यों माफी चाहोगे? मेरे कुछ लगते हो? नहीं लगते हो। तो सिंपैथी नहीं है वो क्या है? एम्पैथी, क्योंकि वो प्रोफेशनल एटिकेट है, बिहेवियर है। तो एम्पैथी, अब एम्पैथी को क्या मैं गिन सकता हूं? उसने मुझे 4 सिंपैथी दी, मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो होना क्या चाहिए? एम्पैथी अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो मैं मच का यूज करूंगा कि मेनी का यूज करूंगा? ऑब्वियसली मैं मच का यूज करूंगा, मेनी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो टेक एज मेनी एज यू कैन अलोंग विथ यू नहीं, टेक एज मच एज यू कैन अलोंग विथ यू। अपने साथ जितनी एम्पैथी हो सके, लविंग डिटैचमेंट हो सके, जितना केयर हो सके वो लेकर के जाओ। इस पूरे सेंटेंस को कहने का यही मतलब है। ठीक है, चलिए देखिए नीचे लिखा है पीओ मेंस का एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे लेवल की तैयारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आपके स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है द सेकेंड सेशन ऑफ प्ले ब्रॉट सम होप टू द बैट्समैन, ही टुक हिज इनिंग्स फार्दर to another level where no one can match his standards। अब देखिए मैंने इसमें 2 एरर्स डाल दिए हैं। पहला एरर एक, मतलब जो टॉपिक मैंने अभी तक खत्म किया सिर्फ उन्हीं से जुड़े हुए एरर डाले, मतलब एक टेंस का भी डाला है इसमें एरर और एक एडजेक्टिव्स का डाला है। पिछले क्लास में मैंने बताया था फर्दर फार्दर के बीच में डिफरेंस, फर्दर आगे, फार्दर दूर। जब भी कोई चीज एक बार रुक के आगे शुरू होती है तो वो हमेशा फर्दर होता है, कभी फार्दर नहीं होता है। कह रहा है द सेकेंड सेशन ऑफ प्ले ब्रॉट, सेकेंड सेशन में आया, क्या आया? सम होप टू द बैट्समैन, बैट्समैन को कुछ होप मिला। ठीक, ही टुक हिज इनिंग्स फार्दर। इनिंग्स कभी फार्दर नहीं जाती है। एक सेशन खत्म हुआ उसके बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ, तो जो पॉज हुआ, पॉज के बाद जब आप कोई भी चीज आगे शुरू करते हो तो आगे होती है, दूर नहीं होती है। तो पहली गलती फार्दर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? फर्दर होगा। ठीक है, दूसरी गलती, सेंटेंस का फ्लो चेक करो। शुरुआत सेंटेंस की हो रही है पास्ट से, फिर आगे फिर से पास्ट है, फिर आगे फिर से पास्ट है। देखो ही टुक हिज इनिंग्स तो पास्ट में, लेकिन फिर उसके बाद एंड में यानी कि ई वाले पोर्शन में आके क्या कह रहा है कि कैन मैच हिज स्टैंडर्ड्स। कैन मैच हिज स्टैंडर्ड्स नहीं, कुड मैच हिज स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कैन का पास क्या होता है? कुड होता है। ठीक, अब इसमें मार्क क्या करना है? बोथ ए बी, ए सी डी ई या बोथ सी एंड ई। लास्ट वाला है बोथ सी एंड ई में एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। लिखा है कॉल विल बी ट्रांसफर्ड टू द ब्लैंक अवेलेबल एजेंट। अभी हमने कस्टमर केयर वाली जो डिस्कशन की थी उसमें और पिछले क्लास में मैंने नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि नियरेस्ट मतलब नजदीकी, नेक्स्ट मतलब जो अगला। तो जब भी कोई चीज सीक्वेंस में होता है, क्यू में होता है, वो हमेशा नेक्स्ट लेता है, कभी नियरेस्ट नहीं लेता है। ठीक, तो कॉल विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अवेलेबल एजेंट। ठीक है, सो नाउ ये क्वेश्चन पिछले क्लास से था, हम लोगों ने इसको 8 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं एडजेक्टिव्स में, आज कुछ और रूल्स को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स का 4th और लास्ट पोर्शन आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी पूरी। चलिए आज शुरू करते हैं। अब पिछले क्लास में मैंने बताया था फर्दर, फार्दर, लेटेस्ट, लास्ट वगैरह वगैरह, उसमें 2 शब्द और बच गए हैं। कौन कौन से बच गए हैं? पहला जो है वो है लेटर और लैटर, और दूसरा कौन सा है? पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेटर लैटर पे आएंगे। सॉरी, लेटर लैटर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पे आएंगे। लेटर लैटर में देखो एक स्पेशल डिफरेंस है। लैटर का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ द टू। जब भी कोई चीज
कहीं पर भी कोई भी दो चीज के बारे में बात करेगा तो वहां पे हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ द टू को हम लोग किससे रेफर करते हैं, लैटर। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि उसके दो बेटे हैं, एक 1990 में पैदा हुआ, एक 1992 में पैदा हुआ। ठीक है, और जो पहले वाला है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, जो बाद वाला है वो कम सक्सेसफुल है। ठीक, अब इसका कंफ्यूजन होता है हमेशा, लेकिन इसका एक जो जुड़वा भाई है, मतलब जुड़वा भाई नहीं कह सकते, इससे जो जुड़ा हुआ कंबाइनी है वो है फॉर्मर। ठीक, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, फॉर्मर और लैटर। जब भी हम लोग, सॉरी ये सेकंड है, इसको सेकंड कर दीजिए, सेकंड ऑफ द टू। फॉर्मर का मतलब फर्स्ट ऑफ द टू। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहूं he went to a restaurant and a cinema theater। वो दो जगह गया, कहां कहां, एक रेस्टोरेंट पे भी और एक सिनेमा थिएटर पे भी। ठीक है, अब इनमें से मैंने पहले किसको लिखा, रेस्टोरेंट को लिखा, बाद में किसको लिखा, सिनेमा थिएटर को लिखा। तो अब जब इसी के आगे सेंटेंस में मैं जब भी इस रेस्टोरेंट को रेफर करूंगा तो मैं हमेशा क्या इस्तेमाल करूंगा, फॉर्मर, और जब भी मैं इस सिनेमा थिएटर को रेफर करूंगा तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, लैटर। ठीक, अब एग्जांपल देखो, ही enjoyed the most at the former than the latter। बोल भी दे रहा हूं, नहीं दिख रहा होगा तो पढ़ भी दे रहा हूं। He enjoyed the most at the former than the latter। ये दोनों सेंटेंस को कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। वो कहां गया, एक रेस्टोरेंट में भी गया और सिनेमा हॉल में भी गया, लेकिन उसको ज्यादा मजा कहां आया, पहले वाले में, यानी कि रेस्टोरेंट में इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा मजा आया। ठीक, तो फॉर्मर किसको रिफर कर रहा है यहाँ पे, रेस्टोरेंट को, और लैटर किसको रिफर कर रहा है, थिएटर को। ठीक है, तो फॉर्मर लैटर याद रखिएगा। अब लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब जो समय की सीमा को क्रॉस कर जाए उसको हम लोग लेटर कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा कब पढ़ोगे, तो आपने क्या बोला, सर बाद में। तो जो बाद में होता है वो इंग्लिश में क्या होता है, लेटर, सिंपल। जो अपने टाइम के लिमिट को क्रॉस कर जाए उसको हम लोग लेटर कहते हैं। आई विल स्टडी लेटर, मैं बाद में पढ़ूंगा। तो ये लेटर का मतलब क्या हो गया हिंदी में, बाद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो मैंने बताया था, इसको फटाक से खत्म करते हैं। ये है लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट और लास्ट में देखो डिफरेंस क्या है। लेटेस्ट का मतलब होता है, लेटेस्ट जनरली हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक, और लास्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, पास्ट में जनरली। ठीक, लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया, और लास्ट मतलब पिछला। एक एग्जांपल, अगर मैं कहूं विच इज सलमान्स ब्लैंक मूवी, सलमान की मूवी कौन सी है। ठीक, इज क्या बता रहा है कि सेंटेंस किस में यूज होता है, प्रेजेंट में। ठीक, अब जैसे मैं इसको चेंज कर दूं, पास्ट कर दूं, तो विच वॉज सलमान्स ब्लैंक मूवी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, लेटेस्ट और लास्ट। जब सेंटेंस पास्ट में है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लास्ट का, यानी कि पास्ट में। ठीक, तो मेरा पूछने का मतलब क्या है, सलमान की पिछली मूवी कौन सी थी। लेकिन अगर मैं इसको इज कर दूं तो तुरंत क्या हो जाएगा, लेटेस्ट, सलमान की सबसे नवीनतम पिक्चर कौन सी है। ठीक है, तो लास्ट लेटेस्ट में ये मेजर डिफरेंस है। चलिए अब ये जो सीरीज वो जो बताया था, सारे कंफ्यूजिंग वाले एडजेक्टिव्स, यानी कि फॉर्मर, लैटर, और उसके पहले ओल्डर, एल्डर, लेटेस्ट, लास्ट, नियरेस्ट, नेक्स्ट, वो सीरीज खत्म हो गई। उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग थोड़े से और इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे। 2-3 रूल्स हैं। ठीक, देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है
उसके लिए एक एग्जाम्पल लिख करके ही समझाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सब लोग फॉलो करिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ जो भी रूल्स यहां बताए जा रहे हैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहिए। लिख रहा हूं मैं, विलियम शेक्सपियर, ठीक, कॉमा दे दिया, हु इज considered the most, who is considered the best poet of his time, is better than एनी पोइट। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा है, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, विलियम शेक्सपियर whose creations are considered better than any poet, is the greatest। अब ध्यान से समझो सब लोग, दो सेंटेंसेस में दो रूल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक, पहला लिखा है विलियम शेक्सपियर हु इज कंसिडर्ड द बेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम इज बेटर दैन एनी पोएट। यहां पे दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए मैंने, देखो कौन कौन से। पहला है द बेस्ट, बेस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, बताया है, यूज किया है, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है बेटर, बेटर के बाद दैन का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। तो भैया यहां पे गलती क्या है, एक गलती है। अब जब भी हम लोग एक जैसे दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग एक टिपिकल रूल को फॉलो करते हैं। टिपिकल रूल क्यों बोला, इसको मैथमेटिकली समझते हैं। देखो अब जैसे मान लो इस क्लास में 20 लोग हैं, ठीक, मैथमेटिकली समझिए, इस क्लास में अगर 20 लोग हैं और मैं कहूं कि उस क्लास में एक बहुत लंबा लड़का है, ठीक है, तो अब उस एक लड़के को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या बोलूंगा, यार एक लड़का उस क्लास में सबसे लंबा है, या तो मैं उसको सुपरलेटिव डिग्री में बोल दूंगा, ठीक, या फिर मैं बोलूंगा कि वो लड़का उस क्लास में बाकी लड़कों से लंबा है, तो मैं कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा इस एक बच्चे को तो मैं उसका कंपैरिजन 20 से नहीं करूंगा ना, उसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, 19 से। क्यों भैया, क्योंकि अगर इसको मैं 20 से कंपेयर कर दूंगा तो वो तो खुद भी उसमें आ जाता है ना, तो उसको खुद से तो कंपेयर करूंगा नहीं, उसको छोड़ के जितने बच गए मैं उनसे कंपेयर करूंगा, तो बचे हुए कितने हो गए, 19। अब इस केस में वो क्या इस्तेमाल करते हैं, इस केस में हम लोग दो शब्द को जान लेते हैं, एनी और एनी अदर। एक्सक्यूज मी, यहां दो शब्द है। एनी का मतलब कोई भी, एनी अदर का मतलब उसको छोड़ करके, ठीक है। अब जैसे इन 20 बच्चों में से एक का कंपैरिजन मैं 20 से करूंगा तो गलत हो जाएगा, मैं एक का कंपैरिजन किससे करूंगा, 19 से, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, एनी अदर। अब देखो यहां पे क्या किया है, मैं कह रहा हूं विलियम शेक्सपियर, जिनको कोई माना जाता है कि वो अपने समय के बेस्ट पोएट है और किसी भी अदर पोएट से बेहतर है। अब इमेजिन करो टोटल पोएट पूरे वर्ल्ड में 100 होंगे मान लो, ठीक, तो उन 100 में से एक विलियम शेक्सपियर होंगे ना, तो एक का कंपैरिजन मैं 100 से नहीं कर रहा हूं, मैं एक का कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, 99 से। क्यों, क्योंकि इसमें से एक विलियम शेक्सपियर भी तो है, एक को हटा दो बचे कितने, 99, तो उनको छोड़कर जितने बचे उन सब के साथ में कंपैरिजन कर रहा हूं। तो जब भी उनको छोड़कर की बात होगी तो वहां हम लोग हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, एनी अदर का यूज करते हैं, कभी भी एनी का यूज नहीं करते हैं। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, लिखा है एनी पोएट, तो यहां पे क्या कर दूं, एनी अदर पोएट, मतलब कि विलियम शेक्सपियर जिनको कि बेस्ट पोएट माना जाता है वो अपने समय के किसी भी पोएट से ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, तो अपने समय के किसी भी पोएट से, तो वहां पे एनी अदर का यूज करेंगे। अब यही वाली गलती इस सेंटेंस में भी खोजिए, देखिए क्या लिखा है, विलियम शेक्सपियर हुज क्रिएशंस आर कंसिडर्ड बेटर देन एनी पोएट इज द ग्रेटेस्ट, ठीक। अब यहां पे भी क्या करना है, एनी पोएट के लिए क्या करना होगा मुझे, एनी अदर पोएट, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग, एनी अदर और एनी के बीच में क्या डिफरेंस है, एनी
कोई भी एनी अदर उसको छोड़ करके, जब दोनों सेम कैटेगरी में होगा तो हम लोग उसको हमेशा छोड़ के कंपेयर करते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे देखो ये दो कंपनी के मार्कर्स है, मान लो एक कैमलिन का है और एक किसी और कंपनी का मार्कर है। ठीक है, अब है तो दोनों मार्कर ही। अब मैं कहूं कि ये मार्कर इस मार्कर से ज्यादा, तो मार्कर मार्कर का कंपैरिजन, लेकिन अगर मैं मार्कर का किसी और चीज से कंपैरिजन करने लगूं, पेन से कंपेयर करने लगूं, तो वो दोनों अलग अलग चीज हो जाएंगे, तो वहां मैं एनी अदर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मैं कहूं दिस मार्कर राइट्स बेटर देन एनी पेन, क्योंकि मार्कर का कंपैरिजन किससे किया, पेन से किया, तो पेन ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, तो मार्कर का पेन से कंपैरिजन सिर्फ एनी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मार्कर किसी भी मार्कर से अच्छा लिखता है, तो दोनों मार्कर हुए ना, तो इसको हटा करके इस मार्कर का क्या बोलूंगा, दिस मार्कर राइट्स बेटर देन एनी अदर मार्कर इन द इंडस्ट्री। तो एनी अदर मार्कर, क्योंकि मार्कर का ही कंपैरिजन मार्कर से हो रहा है, अपनी ही श्रेणी से हो रहा है। वही चीज यहां पर भी है, पोएट का कंपैरिजन पोएट से हो रहा है। ठीक, अगर पोएट का कंपैरिजन मैं इंसान से कर देता सिर्फ, तो वहां पे एनी अदर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको याद रखिएगा। अब जो कि मैंने बताया था दो रूल्स हैं, तो पहला रूल तो ये था। अब दूसरे रूल के लिए नीचे वाले सेंटेंस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। हैव अ लुक, विलियम शेक्सपियर whose creations are considered better than any other poet is the greatest। ठीक, कहने का मतलब यह है कि उसके जो रचनाएं हैं, क्रिएशंस मतलब रचनाएं, उनकी जो रचनाएं हैं वो किसी भी पोएट से बहुत अच्छी हैं, इसीलिए उनको ग्रेटेस्ट माना जाता है। अब समझिए, तुलना देखो, तुलना कोई भी दो बराबर की चीजों का होना चाहिए। मतलब बराबर मतलब अगर मैं आम का आम से कर सकता हूं, इमली से नहीं कर सकता हूं, खटास के लिए, मिठास के लिए। ठीक, अब मैं घर का इंसान से नहीं कर सकता हूं, मैं इंसान का इंसान से ही करूंगा। वैसे ही यहां पर भी कंपैरिजन किसका हो रहा है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। यहां पे मैंने विलियम शेक्सपियर को नहीं कंपेयर किया है, मैंने कंपेयर किसको किया है, क्रिएशंस को। क्रिएशंस मतलब उनकी जो रचनाएं थी, लेकिन किससे कंपेयर किया है, पोएट से नहीं बेटा। रचनाओं का कंपैरिजन रचनाओं से ना होगा। रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद दोनों रचनाकार थे। अब प्रेमचंद की तुलना मैं रामधारी सिंह दिनकर से कर सकता हूं, मैं कहूंगा प्रेमचंद वाज बेटर देन रामधारी सिंह दिनकर, तो दोनों की समान तुलना है। लेकिन मैं कहूं कि प्रेमचंद की रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं से ज्यादा अच्छी थी, तो मुझे दोनों बार रचनाओं का वर्णन करना पड़ेगा। वैसे इंग्लिश में भी होता है कि मैं दो बार उन चीजों को लिखूंगा। तो यहां पे क्रिएशंस का कंपैरिजन पोएट से नहीं हो रहा है, क्रिएशन का कंपैरिजन क्रिएशन से हो रहा है। ठीक, इसको एक इजी एग्जांपल में समझते हैं, फिर उसके बाद इस टफ एग्जांपल में आएंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में देखे होंगे, बुक में भी कई बार एक क्वेश्चन रिपीट करता है कि वहां का मौसम वहां के मौसम से अच्छा है। ठीक, अब मौसम का कंपैरिजन मौसम से हो रहा है ना। अब जैसे कि बहुत ही पेट एग्जांपल है, जैसे है क्या, वेदर, ठीक, ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। अब समझो यहां पे कर क्या रहा हूं, वेदर का कंपैरिजन कर रहा हूं मुंबई से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वेदर का कंपैरिजन वेदर से ही होगा ना। हिंदी में सुनने में सही लग रहा है कि यार दिल्ली का वेदर मुंबई से बेहतर, मुंबई से नहीं बेहतर, मुंबई के वेदर से बेहतर है। तो उसके से हम लोग क्या करना होगा, वहां पे हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसका, दैट ऑफ। ठीक, ये दैट ऑफ क्या करता है, वेदर को रिलेट करता है। दैट ऑफ इस, अब देखिए सेंटेंस में क्या फर्क है, वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। तो ये दैट ऑफ किसको रेफर कर रहा है, वेदर को। ठीक है, वही चीज यहां पर भी करना है, क्रिएशंस। लेकिन इसमें एक लॉजिक है जो आपको कहीं नहीं मिलता, किसी बुक में नहीं मिलता है। दैट ऑफ तो मिल जाएगा, लेकिन जब भी कोई चीज सिंगुलर होगी तभी हम दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जब प्लूरल हो जाएगी तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दोज ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, विलियम शेक्सपियर हुज क्रिएशंस आर कंसिडर्ड बेटर देन, मुझे यहां पे क्या डालना पड़ेगा, दोज ऑफ। अब ये दोज क्यों लगा बेटा, क्योंकि दोज क्रिएशंस के बारे में बात कर रहा है। क्रिएशंस क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दोज। यहाँ पे वेदर सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, दैट। ठीक, दो चीज हमने क्या क्या सीखी, दैट ऑफ, दोज ऑफ का यूज कब करेंगे, जब तुलना में डिफरेंस होगा। तुलना दो बराबर की चीजों का ही होगा, दो अलग अलग चीजों का नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आज का एक और इंपॉर्टेंट रूल्स सारे याद रखिएगा। इसलिए देखिए मैं इसको सीक्वेंस में, सीरीज में लेके आ रहा हूं। मैं चाहता तो एक एक घंटे के 2 लेक्चर बना करके पूरे रूल्स बता खत्म कर देता, लेकिन मैं इसलिए धीमे चल रहा हूं ताकि सभी को मौका मिले कि वो धीरे धीरे इन सारे रूल्स को अपने दिमाग में बसाते जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक बार में भी आप सारे रूल्स को याद नहीं कर पाएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है,
चलिए आज का लास्ट रूल, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट रूल एक और बताऊंगा उसके बाद। अब देखिए अभी तक हमने कंपैरिजन किसका किया, इंसान का इंसान से वगैरह वगैरह, ये सब रूल्स हमने देखे। अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। अभी तक दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हो रहा था, अब क्या कंपैरिजन करेंगे, अब अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, सॉरी, आई एम बेटर देन माई ब्रदर। ठीक है, अब इस वीडियो इस क्वेश्चन में आई का कंपैरिजन किससे हो रहा है, मेरे भाई से। दोनों समान है ना भाई, दोनों इंसान है, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। एक और देखिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। ठीक, अब यहां पर भी कंपैरिजन किसका हो रहा है, हिज ब्रदर का ही से। लेकिन एक इंसान के पास दो क्वालिटीज भी तो हो सकती हैं। अगर उन्हीं दोनों क्वालिटीज का आपस में कंपैरिजन होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए अगर मैं कहूं आई एम टॉलर देन यू, इंसान का इंसान से, बिल्कुल सही जा रहा है। अब एक बदलाव कर देता हूं, यू हटा दिया और यहां पे लगा दिया क्या, फैक्ट। ठीक, फैक्ट तो कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, आई का फैक्ट से। गलत है। करना क्या चाहता हूं मैं करना यह चाहता हूं कि यार मैं लंबा ज्यादा हूं मोटा कम हूं। जब मैं लंबा ज्यादा हूं मोटा कम हूं तो दोनों क्वालिटीज मेरी हैं। जब मेरी क्वालिटीज हैं तो मैं दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा। तो उस केस में हम लोग कभी भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग। मेरे पास दो क्वालिटी, देखो मैं टॉल भी हूं और फैट भी हूं। ठीक है, लेकिन टॉल क्या है, ज्यादा है, और फैट क्या है, कम है फैट के मुकाबले। ठीक, तो इस केस में क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा आई एम मोर, मतलब मैं ज्यादा हूं। भाई क्या ज्यादा हूं, जो चीज ज्यादा हूं उसको मोर के बाद लिख देता हूं, तो मैं ज्यादा क्या हूं, टॉल हूं। ठीक, किस चीज के मुकाबले टॉल हूं, देन फैट। ठीक, अभी दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो। दो यहां पे क्या लिखा है, आई एम टॉलर देन फैट, गलत है। मैं फैट से ज्यादा टॉल हूं, नहीं, आई एम मोर टॉल देन फैट, मतलब कि दोनों क्वालिटीज मेरी हैं लेकिन एक ज्यादा और एक कम है। अब बुक में जो एग्जांपल मिलता है वो कौन सा है, ये वाला, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे हिज ब्रदर को हटा करके मैं क्या कर देता हूँ, वाइज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, वाइज कर देता हूँ। ठीक, तो अब इस केस से मुझे क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, बिल्कुल सही है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, वो इंटेलिजेंट ज्यादा है, वाइज कम है। ठीक है, चलिए तो तीन रूल्स आज हम लोगों ने देखे इसके। अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट रूल के ऊपर, और इस रूल के बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में एज यूजुअल इन रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, और लास्ट यानी कि फोर्थ सेगमेंट में इस टॉपिक एडजेक्टिव्स को ही हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो आपने कई बार एक कोट सुना होगा, आई एम टॉल डार्क एंड हैंडसम। ठीक, टॉल डार्क एंड हैंडसम का मतलब क्या हुआ, एक ही व्यक्ति है जिसके पास तीनों क्वालिटीज है, वो टॉल भी है, डार्क भी है, हैंडसम भी है। ठीक, देखो आई एम टॉल डार्क एंड हैंडसम। अब टॉल डार्क एंड हैंडसम कहने का मतलब यह है कि ये तीन क्वालिटीज एक ही पर्सन की है। अगर एक ही पर्सन की कई सारी क्वालिटीज डिस्कस करते हैं तो वो कभी भी अलग अलग डिग्रीज में नहीं होती है, वो हमेशा सेम डिग्रीज में होती है। सबसे प्राइम एग्जांपल उसका यही है। अब मैं इसको चेंज कर दूं, आई एम टॉल, तो इसके बाद मैं कर दूं डार्कर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, फिर ये पॉजिटिव डिग्री नहीं, या तो ये तीनों होगा सेम या तो ये तीनों अलग अलग होगा। तो या तो इसको मैं कैसे क्या कर दूं, इसको मैं ऐसे रख दूं टॉल डार्क एंड हैंडसम, उसके अलावा मैं कर दूं आई एम टॉलर, खत्म है, टॉलर, फिर उसके बाद डार्कर एंड मोर हैंडसम। ठीक, अब दोनों सेंटेंसेस को देखो, मैं इस सेंटेंस में कंपेयर कर रहा हूं, इस सेंटेंस में नॉर्मली कह रहा हूं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर एक पर्सन की या किसी भी एक चीज की कई सारी क्वालिटीज के बारे में बात होगा तो वो हमेशा सेम डिग्रीज में होगा, वो कभी भी अलग अलग डिग्रीज में नहीं होगा।
टॉल डार्क एंड हैंडसम, आई एम टॉलर डार्कर एंड मोर हैंडसम देन, जो भी आगे लिख दूं। ठीक, तो आज के रूल्स, ये 4 रूल्स बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल पे जुड़ जाइए और कमेंट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और थैंक यू सर और बाकी सारी चीज़ें लिखने से अच्छा है कि अपने डाउट्स पूछिए, क्योंकि लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें घुस जाएं। आप भागेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एडजेक्टिव्स के 4th पार्ट में। टिल देन विश यू ऑल आप लोग हेल्थ, एंड जल्दी ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।